Hello and welcome to Learning Chemistry with S.K. Verma. आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट के पार्ट 1 में हम लोग आज हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो आपका सिलेबस है उसका फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल एंड गैल्वेनिक सेल्स, यानी कि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल और उसमें एग्जांपल जो डेनियल सेल का है, जिंक और कॉपर का जो कॉम्बिनेशन है उसकी हम लोग बात करने वाले हैं, जिनको वोल्टेक सेल भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो बेसिकली दो हाफ सेल से बना होता है, ये तो आप जानते ही हैं। कौन कौन सा हाफ सेल? एक तो एनोडिक हाफ सेल जो हमेशा लेफ्ट में होता है, एक कैथोडिक हाफ सेल जो हमेशा राइट में होता है। ठीक है, इतनी बात हो गई। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, और एनोड हमने यहाँ लिया हुआ है, एक जो जिंक रोड है वो एनोड लिया हुआ है और कैथोड हमने लिया हुआ है कॉपर रोड। अब जिंक रोड का यहाँ पर देखिए एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और जिसकी वजह से एनोड पर जो चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। इसको निगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, बेसिकली चार्ज नहीं होता इसके ऊपर। ठीक है ना। इसी तरह से कैथोड पर इलेक्ट्रॉन का एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए यहाँ पर इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कॉपर का रिडक्शन होता है। ठीक है ना, मतलब कैथोड में रिडक्शन होता है और एनोड कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन होता है Zn का। ओके, अब एक चीज यहां पर और समझ लो, जैसे जैसे सेल काम करता है वैसे वैसे ये जो Zn की रोड है ना, Zn की रोड है यहाँ पर एनोड का जो काम कर रही है उसका मास है वो कम होता चला जाता है, यानी कि ये रोड है ना सॉल्यूशन में डिजोल्व होती चली जाती है, क्योंकि इससे देखो Zn2+ टूट करके सॉल्यूशन में आते चले जाएंगे। ठीक है, और इसका मास कम होता चला जाएगा रोड का। इसी तरह से कॉपर की जो रोड है ये वाली, इसका मास ये देखो बढ़ता चला जाता है, इस पे कॉपर डिपोजिट होता चला जाता है, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपके Zn रोड से यानी कि एनोड से कैथोड की तरफ आएगा तो कैथोड पे आते ही उन इलेक्ट्रॉन का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और सॉल्यूशन से Cu2+ आयंस उन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रोड पे जो कॉपर है वो डिपॉजिट होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जिंक जो रोड है उसका मास डिक्रीज होता चला जाएगा, कॉपर रोड का मास इंक्रीज होता चला जाएगा, वहां पर कॉपर डिपॉजिट होता चला जाएगा। ठीक है, तो अब ये तो हुए दोनों हाफ सेल किस तरह से काम कर रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वो हमने पढ़ लिया। नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है, पॉजिटिव कौन सा है, राइट में कौन सा है, लेफ्ट में कौन सा है, ये हमने देख लिया। दोनों जो सेल हाफ सेल हैं, सॉरी है ना, दोनों हाफ सेल को मिलाने से सेल बनता है। इसी तरह से दोनों हाफ सेल की जो रिएक्शन है ये देखो, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ये रिडक्शन जो रिएक्शन है कॉपर की, इन दोनों को मिलाने से एक नेट सेल रिएक्शन बनती है। वो नेट सेल रिएक्शन आपकी ये है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, सबसे पहले तो है LaON, पढ़ लो जरा इसको। LaON का मतलब होता है लेफ्ट में एनोड होता है और उस पर ऑक्सीडेशन होता है और उस पर वो निगेटिव टर्मिनल होता है। बात आपको समझ में आई? लेफ्ट में एनोड, उस पर ऑक्सीडेशन होता है और वो निगेटिव टर्मिनल होता है ना, इतना समझ लो। जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है, जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है। ये डेफिनेशन फिक्स है एनोड और कैथोड की। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये रहा, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो और करंट फ्लो के बारे में बता रहा है। इलेक्ट्रॉन देखिए जनरेट कहाँ होते हैं, एनोड पे इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का। ठीक है, वो Zn2+ और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये इधर आपके एनोड से मूव करते हैं कैथोड की तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है वो एनोड से किधर होता है, कैथोड की तरफ। ओके, एनोड पे जनरेट होते हैं, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, अब करंट फ्लो की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो के ऑपोजिट होती है और करंट फ्लो जो होता है वो हमेशा कैथोड टू एनोड होता है। इसको नोट कर लेना, समझ लेना, है ना। इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन याद रखना और ये याद रखना कि करंट फ्लो की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन फ्लो के ऑपोजिट होती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनोड पे होता क्या है। एनोड पे देखिए जो ऑक्सीडेशन होता है जिंक रोड का, है ना, तो Zn2+ सॉल्यूशन में आता चला जाता है और इलेक्ट्रॉन सर्किट में आ जाते हैं, है ना। इसलिए ये जो जिंक रोड है इसका मास है ना टाइम बाय टाइम, टाइम के साथ साथ कम होता चला जाता है, मास ऑफ Zn रोड डिक्रीजेज। ठीक है, इसी तरह से अब जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो Zn2+ है वो सॉल्यूशन में आ रहे हैं यहाँ पर, है ना, एनोडिक कंपार्टमेंट में, तो Zn2+ की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है। ये हो रहा है कहाँ पर, एनोडिक कंपार्टमेंट में। कैथोडिक कंपार्टमेंट में देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है कॉपर रोड पर, इसका मतलब कॉपर रोड का मास इंक्रीज हो रहा है और सॉल्यूशन से Cu2+ आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर रोड पर डिपॉजिट हो रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन में Cu2+ आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कम हो रही है कहां पर, कैथोड में। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है कहां पर, एनोड में। बात आपको समझ में आई? ओके, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कैरियर ऑफ करंट, यानी कि
करंट के वाहक कौन है, कौन लेके जा रहा है। तो देखिए जो सेल का जो सर्किट है उसे हम कंप्लीट सर्किट है उसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो एक्सटर्नल सर्किट, एक इंटरनल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट हो गया ये जो आपकी रोड है, जिंक रोड है, यहाँ से कॉपर रोड तक, है ना, ये बाहर वाला सर्किट। एक इंटरनल सर्किट यानी कि सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन भी तो सोल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है ना दूसरे सॉल्यूशन से, यानी कि एनोडिक सॉरी कैथोडिक कंपार्टमेंट का जो इलेक्ट्रोलाइट है CuSO4 वो कनेक्टेड है किससे, एनोडिक कंपार्टमेंट का जो इलेक्ट्रोलाइट है ZnSO4 से, थ्रू सोल्ट ब्रिज, है ना। इन दोनों के बीच में सोल्ट ब्रिज लगी हुई है। सोल्ट ब्रिज का काम क्या है वो आगे आगे अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये इंटरनल सर्किट है, मतलब सॉल्यूशन सॉल्यूशन से कनेक्टेड है, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट के बीच में कनेक्शन है, उसको इंटरनल सर्किट बोलते हैं। और वो जो वायर से कनेक्टेड है जिसमें वोल्टमीटर लगा हुआ है दोनों रोड्स के बीच में, है ना, वो आपका एक्सटर्नल सर्किट है। एक्सटर्नल सर्किट में करंट के कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है, और इंटरनल सर्किट में करंट के कैरियर कौन है, आपके आयंस है। ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एक सेल से कितना सेल पोटेंशियल हमें मिलेगा, यानी कि सेल वोल्टेज कितना मिलेगा हमें, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए उसका ईएमएफ, ईएमएफ, है ना, ईएमएफ जिसको ई नोट सेल भी बोलते हैं या फिर जिसको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बेसिकली होता क्या है, जब सेल ने काम करना स्टार्ट नहीं किया, ठीक है ना, उस सिचुएशन में कैथोड और एनोड का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसके डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं क्या, ईएमएफ, या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि जो जिसकी वजह से सेल काम करता है ना। यदि ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जीरो हो जाएगा तो सेल काम करेगा ही नहीं, ठीक है। तो मतलब ये हाईएस्ट वो वोल्टेज है, हाईएस्ट जो एक सेल से ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे ही हम कनेक्ट कर देंगे सर्किट को, वैसे ही क्या होगा, एक सेकंड होने के बाद भी वोल्टेज डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। सर्किट को कनेक्ट करने के बाद जो पावर हमें मिलती है सेल से, वो सेल वोल्टेज होता है, सेल पोटेंशियल होता है, ठीक है। और सर्किट को कनेक्ट करने से पहले हाईएस्ट कितनी मिल सकती है ना, ठीक है, वो हमारा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ठीक है, ईएमएफ। अब ईएमएफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक सेल के लिए, ओके। जो आप बैटरी लाते हो ना, ये आप क्या बोलते हैं, निप्पो वगैरह की बैटरी लाते हो, इन सब में जो लिखा रहता है वो ईएमएफ लिखा रहता है, ठीक है, वो सेल पोटेंशियल नहीं लिखा रहता। और वो जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो वो डाउन 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 होता चला जाता है और 2-4 दिन में वो डेड हो जाता है, ठीक है। यस, तो इसका फॉर्मूला देख लो, ई नोट सेल यानी कि ईएमएफ का, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यानी कि एसआरपी यहाँ पर एक वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। तो कैथोड की में से एनोड करेंगे, एनोड का जो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, ई नोट सेल, ठीक है। अब आप जानते हो कैथोड एनोड हमेशा लेफ्ट में होता है, कैथोड हमेशा राइट में होता है, ये फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स है। इसलिए आप लेफ्ट सॉरी राइट माइनस लेफ्ट भी कर सकते हो, क्योंकि कैथोड हमेशा ही राइट में होता है, एनोड हमेशा ही लेफ्ट में होता है ना, ये कर सकते हो, ठीक है। तो यानी कि आपको स्टैंडर्ड जो रिडक्शन पोटेंशियल है ना, तो उसकी वैल्यूज लेनी है और कैथोड की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस करेंगे तो आपको सेल का क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यानी कि ईएमएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये देखो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों इलेक्ट्रोड्स की वैल्यू थी 0.34 और इसकी वैल्यू है आपकी -0.76, माइनस का साइन तो यहाँ पे है ही, तो ये प्लस हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे और ये हो गया हमारे पास सेल पोटेंशियल आ गया, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ईएमएफ आ गया, ई नोट सेल जिसको बोलते हैं वो आ गया 1.1 वोल्ट। ये कब है, जब दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है और आपका टेम्परेचर 298 है, ठीक है। ये जैसे ही चेंज हो जाएगा वो भी चेंज हो जाएगा। बात आपको समझ में आई, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात भाई, अब किसी ने पूछ लिया कि सर कैथोड माइनस एनोड ही क्यों करते हैं, तो देखो उसका सिंपल सा एक रास्ता है, वो ये है कि भाई जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसकी रिडक्शन होने की टेंडेंसी होती है। बात सिंपल सी बात है भाई, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसकी रिडक्शन होने की टेंडेंसी होती है और उसी इलेक्ट्रोड को हम कैथोड बोलते हैं, ठीक है। ये तो फिक्स है कि जिस पे रिडक्शन होता है उसको कैथोड बोलते हैं। अब रिडक्शन किस पे होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसका मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो हो गया हमारा कैथोड, ठीक है। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम उस पे बेचारे पे ऑक्सीडेशन होना पड़ेगा और वो हो गया एनोड, ठीक है। इसका मतलब कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा ही एनोड से ज्यादा होता है, इसलिए हमेशा ज्यादा में से कम माइनस करते हैं, इसलिए कैथोड में से एनोड माइनस करते हैं, ठीक है। अब किसी ने पूछ लिया सर क्या कैथोड हमेशा ही कैथोड उसको बोलते हैं क्या जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। कैथोड और एनोड का
चार्ज से कोई लेना देना नहीं है इनका, सिर्फ जो यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन उससे लेना देना है। जहां रिडक्शन है वहां कैथोड है, चार्ज चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड का चार्ज प्लस रहता है लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वो माइनस हो जाता है। तो बात को समझो, इलेक्ट्रोड को कभी चार्ज से कनेक्ट मत करना, इनके ऊपर कैथोड का फिक्स है ना रिडक्शन, और एनोड का फिक्स है ऑक्सीडेशन। जहां ऑक्सीडेशन उसको एनोड बोलते हैं, जहां रिडक्शन उसको कैथोड बोलते हैं, ये फिक्स है। चार्ज से मत जोड़ देना भाई कभी, ठीक है। अब किसी ने पूछ लिया सर ये कौन सी एनर्जी है जो एक इस रिएक्शन में ऐसी कौन सी एनर्जी है जो इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो गिब्स एनर्जी है वो क्या है, आपकी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। ये वो एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की जो यूजफुल वर्क में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो सेल रिएक्शन होती है वो रेडॉक्स रिएक्शन होती है ना, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है, और उसकी जो गिब्स एनर्जी है वो आपकी इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट होती है। बात आपको समझ में आई? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में गिब्स एनर्जी ऑफ द स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल वर्क। अब इसका फॉर्मूला क्या है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, कितना डेल्टा जी होगा, ठीक है। उसका फॉर्मूला ये रहा, डेल्टा जी नोट यानी कि स्टैंडर्ड डेल्टा जी इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, एन एफ ई नोट, यानी कि एन क्या है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस रिएक्शन में, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन में। एफ क्या है, एफ फैराडेज कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू इतना कूलम है, जिसको हम लोग थोड़ा सा राउंड अप करके 96500 कूलम में लिखते हैं ताकि न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में इजी हो। ई नोट क्या है, आपका ई नोट है वो आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, यानी कि आपका ईएमएफ है, ठीक है। तो अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता दूं, ईएमएफ ऑफ द सेल ये आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, थर्मोडायनेमिक्स वाला इंटेंसिव है ना, गहन जो जिसको बोलते हैं। और डेल्टा जी होता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, एक्सटेंसिव मतलब विस्तीर्ण गुण जिसको बोलते हैं ना, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन इन दोनों में से कौन एक्सटेंसिव है कौन इंटेंसिव है, ठीक है। क्योंकि डेल्टा जी नंबर ऑफ एन की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसलिए डेल्टा जी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो डेल्टा जी बढ़ जाएगा, इसलिए डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है एक, ठीक है। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आपका सेल वर्क कब करता है उसके लिए एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए। भाई ये बात कोई बताने की नहीं थी, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने ये सीखा है कि कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, निगेटिव। यहाँ भी सेल तभी काम करेगा जब उसमें जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए आपका डेल्टा जी क्या होना चाहिए, निगेटिव, यानी कि सेल आपका तभी कंस्ट्रक्शन होगा, तभी काम करेगा जब डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होगी। अब डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है या नहीं है इसका पता हम बहुत इजीली लगा सकते हैं, आपके ये जो ई है ना, ई नोट यानी कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ईएमएफ, इसकी वैल्यू से, है ना। ये देख लो यहाँ माइनस साइन है, अब यदि ईएमएफ पॉजिटिव होगा तभी डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे ही आपने ये जो ईएमएफ है, ठीक है, उसको निगेटिव कर दिया, क्या कर दिया, नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव और ये नेगेटिव नेगेटिव मिलकर के क्या हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव मिलकर प्लस हो जाएंगे और डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, सेल काम नहीं करेगा। इसका मतलब एक सेल तभी काम करता है जब ई नोट सेल यानी कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यानी कि ईएमएफ आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा तभी डेल्टा जी नेगेटिव होगा। बात आपको समझ में आई? तो आपको पता चल गया कि रेडॉक्स रिएक्शन की जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो डिक्रीज होती है, वो इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट होती है, ठीक है। सेल का रिप्रेजेंटेशन करना आपको आना चाहिए, इसमें आपको पता है एनोड हमेशा ही लेफ्ट में होता है, कैथोड हमेशा ही राइट में होता है, ऐसे ही आप रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका एनोडिक वाला पार्ट है, ये आपका कैथोडिक वाला पार्ट है, और एनोडिक वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन में हम देखो करते हैं, है ना। तो Zn से 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके क्या बना भाई, Zn2+ बना, ठीक है। इसी तरह से Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बनाया, Cu बनाया। तो इसी डायरेक्शन में हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें बता दूं आपको। ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। इनकी फिजिकल स्टेट आपको दिखाना जरूरी है, जैसे Zn रोड की हमने सॉलिड फिजिकल स्टेट दिखाई, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में वो एक्वस है तो हमने एक्वस दिखाया और उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी दिखाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपने आयन दिखाया, एक्वस दिखाया, उसकी कॉन्सेंट्रेशन दिखाई, और फिर बाद में कॉपर रोड दिखाया सॉलिड स्टेट में, यानी कि, और ये जो बीच में पैरेलल लाइन से ये आपकी सोल्ट ब्रिज है, ठीक है। सोल्ट ब्रिज की बात हम करने वाले हैं जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब भाई एक चीज देख लो, ये जो आपका डेनियल सेल है ना, कौन सा, आपका जिंक वाला और कॉपर वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये आपका रिवर्सिबल सेल है। अब किसी ने पूछ लिया सर रिवर्सिबल सेल क्या होते हैं, तो उसका मैं आपको बता देता हूं। हमने चेक कैसे करते हैं कोई सेल रिवर्सिबल है या नहीं है, उस पे हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। हमने क्या किया, ये जो हमारा गैल्वेनिक सेल है ना, डेनियल सेल है जिंक और कॉपर वाला, इस पे हमने एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया, यानी कि इसको बैटरी से जोड़ दिया। ये देखो एक्सटर्नल वोल्टेज
पहली कंडीशन ली हमने जिसमें एक्सटर्नल वोल्टेज हमारा 1.1 वोल्ट से कम है। अब आप कहोगे सर 1.1 वोल्ट क्या है, तो ये जो Zn और कॉपर वाला जो इलेक्ट्रोड है इसका ईएमएफ कितना होता है 1.1 वोल्ट। बात आपको समझ में आई है ना, इसलिए 1.1 वोल्ट लिया हुआ है यहाँ पर। तो पहली कट सिचुएशन जिसमें एक्सटर्नल वोल्टेज कितना है 1.1 वोल्ट, ठीक है, सॉरी एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्ट से कम है। ओके, तो अब देखो भाई, एक्सटर्नल वोल्टेज यदि सेल जो वोल्टेज रिलीज कर रहा है उससे कम है तो सेल अपनी डायरेक्शन में काम करता रहेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करता रहेगा और करंट रिलीज करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओपोनेंट जो है वो कमजोर है ना, इससे एक्सटर्नल वोल्टेज कम है उस वोल्टेज से जो ये खुद रिलीज कर रहा है, ठीक है ना। तो ये अपनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। ये वैसे ही है जैसे मान लेते हैं मैं किसी टेबल को पुश कर रहा हूं और सामने से भी यदि कोई पुश कर रहा है मेरे ऑपोजिट होकर के, लेकिन उसमें पावर कम है ना, मुझसे कम पावर है, तो जाहिर सी बात है मैं पुश करता रहूंगा, है ना, मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। ओके, तो ये वैसे ही है, सेल अपनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करता रहता है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब सेल काम करता है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है एनोड टू कैथोड, यानी कि जिंक टू आपका कॉपर, ठीक है ना, और करंट फ्लो होता है कॉपर टू Zn, ये रहेगा एज इट इज, ठीक है। इसी तरह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करता है तो जिंक डिजोल्व, एनोड पर जिंक है वो डिजोल्व होता चला जाता है, जिंक रोड का मास कम होता चला जाता है और कॉपर अपनी रोड पे डिपॉजिट होता चला जाता है, यानी कि उसका मास बढ़ता चला जाता है, ठीक है। सेल रिएक्शन ऐसे ही रहती है, कोई चेंज नहीं होता। ये देखो सेल वर्क्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आपको समझ में आया। जब जो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो सेल के वोल्टेज से कम है तो सेल अपनी डायरेक्शन में काम करता रहेगा, सारी चीजें ऑटोमेटिक होती रहेंगी। अब इसके ऑपोजिट सिचुएशन लेते हैं नंबर 2। नंबर 2 में हमने क्या किया, एक्सटर्नल वोल्टेज हमारा ज्यादा है, किससे 1.1 वोल्ट से, ई एक्स है वो किससे 1.1 वोल्ट से ज्यादा है, ठीक है। मतलब ये हो गया कि मैं किसी टेबल को पुश कर रहा हूं और सामने वाला जो है उसका पावर मुझसे ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है वो मुझे पीछे धकेल देगा, ठीक है। ये वैसे ही है, तो यहाँ पर अब सेल ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, है ना, रिवर्स डायरेक्शन में सेल काम करेगा। रिवर्स डायरेक्शन में काम करेगा तो उसकी जो सेल रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी और ये सेल अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं रहा फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करने लग गया। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है और केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपकी केमिकल खर्च होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है ना। अब इसमें सारी चीजें रिवर्स हो जाएगी, आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो रिवर्स कॉपर टू Zn हो जाएगा, आपका करंट फ्लो जो कॉपर टू Zn था वो Zn टू कॉपर हो जाएगा, ठीक है। जिंक पहले डिजोल्व हो रहा था अब डिपॉजिट होने लग जाएगा जिंक, और कॉपर अब डिजोल्व होने लग जाएगा, यानी कि सारी चीजें ऑपोजिट होने लग जाएगी जब आपका एक्सटर्नल वोल्टेज क्या है ज्यादा है। एक बीच की सिचुएशन ले लेते हैं नंबर 3, जब आपका एक्सटर्नल वोल्टेज सेल के वोल्टेज के इक्वल है, यानी कि जो मेरे ऑपोजिट होकर के टेबल को पुश कर रहा है उसका पावर और मेरा पावर बराबर है, तो जाहिर सी बात है टेबल की पोजीशन हिलेगी ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो केमिकल रिएक्शन, नहीं कोई करंट फ्लो होगा और नहीं इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। बात आपको समझ में आई। तो ये तीनों सिचुएशन होती है किसमें, आपके डेनियल सेल में। इसका मतलब जो डेनियल सेल है वो रिवर्सिबल सेल है। बात आपको समझ में आई। तो रिवर्सिबल सेल वही होता है जो इन तीनों कंडीशंस को फॉलो करे, इन तीनों कंडीशंस को फॉलो करे, यानी कि जब एक्सटर्नल वोल्टेज कम हो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करे, जब एक्सटर्नल वोल्टेज ज्यादा हो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करे, जब एक्सटर्नल वोल्टेज सेल वोल्टेज के इक्वल हो तो सेल काम नहीं करे। जो इन कंडीशंस को फॉलो करता है वो रिवर्सिबल सेल होता है। केमिस्ट 2014 से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन पूछिए डेनियल सेल की, अरे भाई डेनियल सेल की ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, बी आंसर सही है। ये क्वेश्चन पूछेंगे तो भाई हो लिया हमारा सिलेक्शन, तो ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो पूरी दुनिया के सही होंगे। यस, टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री GWD 2022, रेडॉक्स रिएक्शन इन ए सेल इज स्पॉन्टेनियस इन ए गिवन डायरेक्शन। अच्छा, गिवन डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस कब होगी, कब होगी, कब होगी भाई, जब डेल्टा जी निगेटिव होगा। और डेल्टा जी निगेटिव कब होगा, जब आपका ई नोट सेल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ई नोट सेल ईएमएफ इज पॉजिटिव, ये लो भाई ईएमएफ पॉजिटिव होगा तो आपकी सेल रिएक्शन है वो आपकी स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है, क्योंकि तभी डेल्टा जी निगेटिव होगा। अब भाई एक बात हो गई छोटी सी, क्या बात हुई, पहले तो देखो शुरू में एनोड का जो पोटेंशियल था उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते थे और कैथोड वाले को रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि उस पर रिडक्शन होता है उस पर ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन बाद में IUPAC ने कहा नहीं, हम सबका चाहे कोई भी इलेक्ट्रोड हो हम सबकी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में ही मेजर करेंगे, ठीक है। अब रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में रिलेशन क्या हो गया वो समझ लो जरा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है ना एनोड का, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। बस आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहती है।
ऑक्सीडेशन, किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहती है, सिर्फ साइन का अंतर होता है। जैसे एक्स हो गया किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो माइनस एक्स हो गया उसका रिडक्शन पोटेंशियल। बात आपको समझ में आई? इसी तरह से रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो साइन आप चेंज कर देंगे। ये देखो ये माइनस है यहाँ पर, ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब आपका ये जो मास्टर इक्वेशन है ना ईएमएफ का, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है, वो यही तो होता है स्टैंडर्ड डिरेक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड डिरेक्शन पोटेंशियल एनोड। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पता है स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल है ना, उसका यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस लगाएंगे, तो माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड हो जाएगा, और माइनस तो ये है ही एज इट इज, और फिर ये जो ये है ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है एनोड का, है ना, तो इसको हम करेंगे माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यानी कि ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म में है। हमने रिडक्शन पोटेंशियल, ये देखो ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है, इन दोनों को ही हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब एक को आप रिडक्शन पोटेंशियल ही रख लो, दूसरे को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दो, है ना, तो फिर आपको माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो माइनस है ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस भी प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आप ढेर सारे इक्वेशन क्रिएट कर सकते हो इस इक्वेशन के पैरेलल, ठीक है। इसी बात पे ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2010 में, ये वाला क्वेश्चन आराम से आ सकता है हमारे, ठीक है। इन्होंने पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन ईएमएफ, और बोला है कौन कौन सा सही है बोल करके, तो इसका आंसर तो देखो ए है, सेकंड सही है और फोर्थ सही है, ठीक है। बात मैंने आपको समझा दी है, अब फर्स्ट वाला और आपका थर्ड वाला क्यों गलत है वो जरा देख लेना। बात समझ में आई? या सेकंड और फोर्थ कैसे सही है वो देख लेना। बात कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने समझा दिया आपको।